सभी बच्चों को पुनः एक बार राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो बच्चों, उसी जो विलयन की सांता निकालने की विधियां चल रही थी, आपने उसमें 2-3 विधियां आपने देखी। क्या क्या? भार प्रतिशत में कैसे निकालते हैं, आयतन प्रतिशत में कैसे निकालते हैं, नॉर्मलता के रूप में कैसे व्यक्त करते हैं, और इन पर आपने सवाल देखा। बच्चों, आज हम जो सांता ज्ञात करने की विधि के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं, उस विधि का नाम है मोलरता, जिसे इंग्लिश में मोलैरिटी के नाम से जानते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे एक अभी और आएगा मोललता, उसको यहाँ पे वहाँ भी कहा जाता है मोलैलिटी। यहाँ एल होता है, यहाँ आर होता है। बड़ा कभी कभी कंफ्यूजन होता है मोलरता या मोललता। अच्छे समझ लीजिएगा, ये विधि है मोलरता, मोलैरिटी के रूप में। अब ये मोलैरिटी होती क्या है और इस पर सवाल कैसे आते हैं, नॉर्मलता और मोलरता का क्या संबंध है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे। बच्चों, मोलरता जो होती है, किसी जगह डेफिनेशन लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए पदार्थ के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। अब बताइए, इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और सबसे सिंपल फार्मूला जो बनता है m बराबर n अपान v, जहाँ n क्या है बच्चों, आप पहले ही पढ़ चुके हैं। स्मॉल n रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स, मोल की संख्या को व्यक्त करता है। और हम जानते हैं, अभी आप मोल निकालने का फार्मूला पढ़ चुके हैं, n बराबर W/m, यानी मोल क्या होता है, पदार्थ का ग्राम में भार बटे पदार्थ का अणु भार, यही मोल होता है। n की जगह हमने उठा के फार्मूले में रख दिया, ये देखिए n की जगह हमने रख दिया W/m, और आयतन लीटर में था, आयतन जो ml में बदल दिया, तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों। जैसे नॉर्मलता में वहाँ पे हुआ था m बराबर W/ev, यहाँ पे देख रहे हैं m बराबर है W/mv इंटू 1000। यहाँ से अगर हम W निकाले बच्चों तो क्या हो जाएगा, m इंटू m इंटू v अपान 1000, जहाँ आप जान रहे हो ये कैपिटल W क्या है, ग्राम में भार। ये जो बड़ा वाला m है स्टैंड फॉर, ये जो m है किसको व्यक्त कर रहा है, मोलरता को, है ना। छोटा वाला m क्या व्यक्त कर रहा है बच्चों, अणुभार को। किसको व्यक्त कर रहा है, अणुभार। अभी आप जानते हैं कि आयतन है। तो इस प्रकार इस सूत्र द्वारा हम विलयन के मोलरता की गणना करेंगे। अब इस पर सवाल कैसे कैसे आएंगे, अब आप देख सकते हैं। इसको मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाने जा रहा हूं बच्चों। देखिए, क्वेश्चन देखिएगा और सॉल्व करने का प्रयास करिएगा मेरे साथ साथ। जैसे क्वेश्चन है, 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को जल में घोलकर विलयन का आयतन कितना कर लिया गया, 500 ml कर लिया गया। अब देखिए क्या निकालनी है, विलयन की मोलरता। क्या निकालना है बच्चों, विलयन की। पिछले सवालों में क्या निकाल रहे थे आप, नॉर्मलता। अब यहाँ क्या निकाल रहे हैं, विलयन की मोलरता निकालने जा रहे हैं, मोलैरिटी निकालने जा रहे हैं। क्या किया गया है, सवाल फिर से समझ लीजिए। ये देखिए वेट ग्राम दिया है, इतना ग्राम को किसको घोला गया है, पोटेशियम क्लोराइड को। कितने वॉल्यूम में घोला गया है, वॉल्यूम में दिया है। तो पहली चीजें आप फाइंड आउट कर लीजिए कि हमारे सलूशन, इसमें जो सवाल है इसमें दिया क्या है। तो बताइए, दिया है इसका वेट 7.45 ग्राम, ये दिया है बच्चों। अब बताइए, दिया है वॉल्यूम V 500 ml, है ना। तो अब आपको निकालनी है, फाइंड आउट करना है मोलैरिटी बराबर वाट। अच्छा, मोलैरिटी का फार्मूला W/m इंटू V इंटू 1000 आपको लगाना है। बस एक वैल्यू और फाइंड आउट करने के लिए रह गई है। अगर हम m पोटेशियम क्लोराइड का निकाल लें तो यहाँ पे रख दें, सारी चीजें दी है, मोलरता को फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। तो बच्चों
बच्चों यहाँ पर देखिए कि Cl का अणुभार कैसे निकालेंगे, आप जानते हैं पोटेशियम हम बता चुके हैं 39 होता है, क्लोरीन का 35.5, जब आप जोड़ेंगे तो आएगा देखिए 74.5 आएगा। देख रहे हैं बेटा इसका अणुभार कितना है। और यहाँ पोटेशियम धनायन 1 है, 1 से भाग देंगे तो यही इसका तुल्यांकी भार, यही इसका अणुभार। लेकिन हमको इन सवालों में डायरेक्ट अणुभार लेना है, न कि तुल्यांकी भार लेना है। नॉर्मलता वाले में तो हमको तुल्यांकी भार लेना पड़ता था, है ना, लेकिन मोलरता में हमको डायरेक्ट क्या है, बस इन्हीं के परमाणु के भार को जोड़ दें, अणुभार मिल जाए, सीधा अणुभार को यहाँ पर रख दें। अब बताइए मोलरता बराबर अब क्या हो जाएगा, W दिया है 7.45 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया 74.5 बच्चों, वॉल्यूम है 500 और गुणे 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये देखिए 2 टाइम गया और ये इसका 10 गुना है बच्चों, ये देखिए काट दिया 10 हो गया। और बताइए तो ये 2/10 हो गया, 2/10 का मतलब हुआ 0.2 मोलर। ये देखिए कितना सवाल इजी है, कोई कठिन सवाल नहीं है। 2/10 का मतलब 0.2 मोलर आ गई, है ना। अच्छा फिर एक सवाल देखिए, अब इसको मैं बिठा रहा हूं बच्चों, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए एक सवाल देखिए, क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या तरीका हो सकता है, 250 ml 0.2 मोलर विलयन बनाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल के H2SO4 के कितने ग्राम आवश्यक होंगे। देखिए बच्चों ये हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, सीधी सी बात है मोलरता दे दिया गया 0.2 मोलर दिया। पहली बात देखा करिए ध्यान से कि सवाल में दिया क्या क्या है और हमको फाइंड आउट क्या करना है, कितने ग्राम आवश्यक होंगे। बताइए यहाँ पर W निकालना है, W बराबर एक फार्मूला मैंने डायरेक्ट पढ़ा MMV/1000, ये पढ़ाया ना बेटा, अभी मैंने फार्मूला में लिखा था। तो ये कैपिटल M क्या है, मोलरता है, जो छोटा m है क्या है, अणुभार है, ये क्या है, वॉल्यूम है। हमको निकालना क्या है, W। अब इस ये फार्मूला ये है, हम देख लेते हैं हमको दिया क्या है। दिया है ये देखिए 0.2 मोलर, यानी मोलरता बराबर दिया है 0.2। देख रहे हैं वॉल्यूम दिया है, V दिया है, V बराबर हो गया 250 ml। अच्छा बस निकालना क्या है, इसका अणुभार, ये छोटका वाला M है ना, ये निकालना, उठा फार्मूला कर दे। बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार हम मोल निकालते समय भी कई बार में बता चुका बच्चों। देखिए 2 हाइड्रोजन का, सल्फर का 32, 16 चौको 64, जोड़ेंगे तो आएगा 98, यही इसका अणुभार है, क्योंकि हमको मोलरता में अणुभार लेना है, तुल्यांकी भार नहीं लेना है। तो समझ में आया बच्चों, तो उठा के ही रख दें, W बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता दिया 0.2, अणुभार आ गया 98, वॉल्यूम कितना बनाना था बच्चों, सवाल में दिया है 250/1000, ये देखिए 250 चौके बच्चों 1000 हो गया, है ना। अब देखिए 4 से कट जाता है, 2 दूनी 4, तो चौके 8, 1 9, 2 9 18, 49, और ये देखिए 2 से काट देंगे तो 0.1 हो जाएगा। देख रहे हैं बच्चों, यहाँ 49 से 0.1 से गुणा कर देंगे तो आएगा 4.9 ग्राम आंसर आ जाएगा। बताइए क्या है, कितना इजी सवाल है ना। बस आपको कैलकुलेशन ये गुणा भाग तेज से आना चाहिए बच्चों, सवाल बहुत इजी होते हैं। आपने मोलरता निकालने की 2 प्रॉब्लम पढ़ी कि कैसे हम मोलरता निकालते हैं, क्या क्या मोलरता के सवालों में पूछ सकते हैं। एक तो विलेन की मोलरता कैसे निकालते हैं वो पूछेगा, दूसरा कितने ग्राम, इतने ml सोल्यूशन हमको बनाना है, इतना मोलर सोल्यूशन हमको बनाना है, कितना ग्राम लेके घोल दे, कितना मोलर सोल्यूशन हमको प्राप्त हो जाए। अब समझिए अगर 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड को आप तौल लेंगे, 250 ml पानी में घोल देंगे, तो विलेन की मोलरता हमारी क्या हो जाएगी, 0.2 हो जाएगी, है ना। इतने मोलर का सोल्यूशन आप बना लेंगे, है ना। अब देखिए आपने 2 चीजें पढ़ी, नॉर्मेलिटी और मोलरिटी, दोनों में क्या रिलेशनशिप है वो भी देखेंगे आप।
नॉर्मलता इक्वेशन क्या होती है वो देखेंगे आप। ऐसे ऐसे हमारा, अब देखिए नॉर्मलता व मोलरता में संबंध, रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी में संबंध। क्या रिलेशनशिप है नॉर्मलता और मोलरता को, नॉर्मलता को मोलरता में कैसे बदलेंगे या मोलरता को नॉर्मलता में कैसे बदलेंगे, आइए देखते हैं। एक सूत्र द्वारा नॉर्मलता और मोलरता में संबंध को व्यक्त किया जाता है। N/M बराबर अम्ल की क्षारकता ऑब्लिक क्षार की अम्लता। बच्चों ये फार्मूला है। अभी जहां पर N आप जान ही रहे हैं कि दिस इज नॉर्मेलिटी, ये क्या है मोलरता है, दोनों का अनुपात बराबर होता है। अब इसको जरा समझने का प्रयास करिएगा। अम्ल की क्षारकता क्या होती है, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ एसिड और एसिडिटी ऑफ बेस, ये दोनों क्या चीजें होती हैं, अच्छे समझ लीजिए। बस कुछ सवाल में कुछ नहीं रह गया। आप बताइए अम्ल की जो क्षारकता होती है, अच्छा बताइए जैसे HCl है और NaOH जब क्रिया करता है तो बताइए क्षार का OH HCl की H को रिप्लेस करता है, तभी तो बन जाता है पानी और नमक बन जाता है। कहने का मतलब अम्ल की क्षारकता वो होती है क्योंकि अम्ल का हाइड्रोजन क्षार के OH द्वारा क्या होता है, रिप्लेस होता है ना। कहने का मतलब कि अम्ल का जो H+ पार्ट है क्षार के OH द्वारा क्या हो जाता है, विस्थापित हो जाता है, इसीलिए कही जाती है अम्ल की क्षारकता। और क्षार का OH अम्ल की H द्वारा हट जाता है, इसीलिए कहा जाता है क्षार की अम्लता। चाहे तो आप जितना हाइड्रोजन अम्ल में दिखाई दे रहा है वो डायरेक्ट लिख लीजिए, या क्षारकता बराबर होता अणुभार बटे तुल्यांकी भार। अब जैसे आप समझिएगा सल्फ्यूरिक एसिड का अणुभार बच्चों आपने 98 निकाला था, नॉर्मेलिटी निकालते समय इसका तुल्यांकी भार निकाला था 49, तो 98/49 बराबर क्या हो जाएगा 2, यही हो जाएगा। अच्छा सल्फ्यूरिक अम्ल में कितने हाइड्रोजन दिखते हैं, H2SO4 यानी 2 ही तो हाइड्रोजन दिखते हैं। इसका मतलब है कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन की संख्या से अगर वही मान यहाँ रख दें, अगर अम्ल है तो अम्ल की क्षारकता हो जाएगी, अगर विस्थापित होने वाला OH की संख्या रख दें तो वह हो जाएगी क्षार की अम्लता। सीधे सीधे जो हमने क्षार दिया हो दिखाई देगा कि उसमें 2H है कि 3H है, या 1 OH है कि 2 OH है, उसी की संख्या को यहाँ पे लिख दीजिए आप, वही अम्ल की क्षारकता या क्षार की अम्लता हो जाएगी। अगर क्षार है तो क्षार से जितने OH हटेंगे उसकी संख्या लिख दीजिए, और अम्ल है तो अम्ल से जितने H दिखाई दे उसकी संख्या लिख दीजिए, है ना। अब आप इस फार्मूले को एक सवाल द्वारा देखेंगे, तब बच्चों आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है, 0.2 नॉर्मल सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की मोलरता बताओ, मोलरता बताओ। देखो बेटा बहुत इजी सवाल है। अगर एक फार्मूला देख रहे हैं आप, नॉर्मलता दिया है, N की वैल्यू दी है, आपको क्या निकालना है, M की वैल्यू, है ना। वी नो दैट N/M बराबर अम्ल की क्या लिखा था आपने, क्षारकता, है ना, बेसिसिटी ऑफ H2SO4। ध्यान रखो बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल तो है ना, इसकी क्षारकता कितनी होगी, 2 होगी, दिख रहे हैं 2 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ हम क्या रख देंगे 2, नॉर्मलता की जगह क्या रख देंगे 0.2, है ना। तो क्या हो जाएगा बताओ, ये 0.2 अपान मोलैरिटी इक्वल टू यहाँ बेसिसिटी 2 हो गई। अच्छे से बात सबको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि यहाँ 2 क्यों लिखा, सल्फ्यूरिक अम्ल से विस्थापित होने वाले हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, यही अम्ल की क्षारकता हो गई, क्योंकि इसके H+ को कौन हटाएगा, क्षार का OH हटाएगा, है ना। इसीलिए यहाँ 2 रख करके, अब देखिए क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 2M बराबर, ये देखिए 2M बराबर 0.2, तो देन M बराबर 0.2 अपान 2 बराबर 0.1। ये आपने नॉर्मल विलयन को मोलर विलयन में बदल दिया, है ना।
इस तरह से आपको जो है इसकी जो है नॉर्मलता को मोलरता में, मोलरता को नॉर्मलता में आप बदल सकते हैं। दूसरा सवाल बच्चों इसे भी देख लीजिए, कहीं कहीं इस तरह से सवाल दे देगा आपको क्वेश्चन, m/1000 सल्फ्यूरिक अम्ल विलयन की नॉर्मलता बताओ, नॉर्मलता बताओ। देख रहे हैं सब फार्मूले बेस्ड है बच्चों, है ना। तो आपने n/m, अच्छा m/1000 का मतलब क्या है, मोलरता हो गई 1/1000, क्योंकि यहाँ तो 1 साइलेंट है ना, है ना। तो देखो मोलरता का मान दिया है 1/1000, है ना। और आपको अब क्या फाइंड आउट करनी है, नॉर्मेलिटी, n के निकालना है मान, है ना। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पर हम वी नो दैट n/m बराबर बेसिसिटी होता है। बेसिसिटी का अर्थ समझ गए होंगे बच्चों, ये अम्ल है तो अम्ल की क्या लिखी जाएगी, क्षारकता, वही विस्थापित होने वाला हाइड्रोजन की संख्या। तो बताइए आपको अब नॉर्मलता निकालना है, n हो गया बटे m की वैल्यू दिया है 1/1000, ये देखो बच्चों बराबर 2 हो जाएगा, है ना। अभी 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, है ना। तो क्या हो जाएगा बताइए बच्चों, 1000 n इक्वल टू 2 हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 2/1000, ये देखो बेटा। और यह क्या हो जाएगा 1/500, ये हो जाएगा 1/500, नॉर्मलता आ गई, चाहे तो भाग करके आ जाएगा वही 0.002, है ना। एक में 500 से भाग देंगे अगर आप, 0 यहाँ पॉइंट, यहाँ देखिए यहाँ पॉइंट गया, यहाँ 0 बढ़ाया, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, 500 दूना 0.002, है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा 0.002 नॉर्मल। देख रहे हैं बच्चों किस तरह से नॉर्मलता को मोलरता में, मोलरता को नॉर्मलता में हम बदल सकते हैं, है ना। तो अब बच्चों अब हम आपको ऐसा न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं जिसमें कई सॉल्यूशन को हम क्या करने जा रहे हैं, मिक्सअप करने जा रहे हैं, मिलाने जा रहे हैं, है ना। तो मिश्रित विलयन की नॉर्मलता कैसे निकालते हैं, और इस पर बहुत ज़्यादा IRT पार्टिकलिंग में सवाल पूछे गए हैं। देखिएगा मिश्रित विलयन की नॉर्मलता व प्रकृति ज्ञात करना, प्रकृति ज्ञात करना। कि मान लीजिए कई सॉल्यूशन हमारे पास हैं, उनको मिला दिया जाए, तब मिश्रित मिलाने के बाद जो विलयन की नॉर्मलता आएगी वो कैसे हम निकालेंगे। मान लीजिए आप कहीं प्रयोगशाला में प्रयोग कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, बहुत सारे अम्ल हैं, 200 ml उसको मिलाया, 200 ml उसको मिलाया, ऐसे मिला करके एक बड़ा सा घोल तैयार कर लिया। अब कहा गया बताओ अब इस मिलाए हुए विलयन की नॉर्मलता क्या है, फाइनल नॉर्मलता क्या निकल के आने वाली है। तो कैसे, फार्मूला क्या है वह बच्चों मैं बता रहा हूँ आपको। जितने विलयन हैं N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 प्लस डैश डैश डैश, जितने भी विलयन हैं ये इक्वलेंट हो जाता है NaOH-VX। देखो बेटा इसी फार्मूला से मालूम होगा। और यहाँ N इंटू V बराबर, इसको कहते हैं मिली तुल्यांक। क्या कहते हैं बच्चों, मिली तुल्यांक। बहुत ही काम आने वाला है IRT पार्टिकलिंग में, नीट में इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो आप जो है, अच्छा NX क्या है, परिणामी विलयन की नॉर्मलता, परिणामी विलयन की नॉर्मलता मिलाने के बाद, है ना। VX क्या है, कुल आयतन, कुल आयतन। देखिए बच्चों ये फार्मूला नोट कर लीजिए, फिर इस पर मैं सवाल लगवा दूं तो आप बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे इस पर सवाल कैसे लगेगा। देखिए मान लीजिए 3 अम्ल को मिला, देखिए किस किस तरह से सवाल पूछता है। 3 अम्लों को मिला दिया गया,
जिसकी हमको नॉर्मलता मालूम है, वॉल्यूम मालूम है ना। 3 अम्लों को मिला दिया गया, या और तो कहा गया बताओ टोटल नॉर्मलता कितनी आ जाएगी, NH निकाल। मान लीजिए पहले अम्ल का 200 मिली मिलाया, इसका 300 मिली मिलाया, इसका 500 मिली मिलाया, तो V1 V2 V3 ये पूरा जोड़ करके आप मिलाते जाए तो पानी बढ़ता जाएगा ना, तो वही टोटल विलयन का कुल आयतन Vx हो जाएगा। Vx तो सवाल में दिया रहेगा, आपको यही NH निकालना पड़ेगा, है ना, कि मिलाने। अच्छा अब देखिए सवाल इसमें किस किस तरह से बदलता है बच्चों। कभी कभी क्या करते हैं, 2 विलयन अम्ल के मिला दिया, 1 विलयन क्षार के मिला दिया, है ना। कहा कि बताओ, पहली बात ये पूछता है विलयन की प्रकृति क्या होगी, बताओ विलयन अम्लीय होगा कि क्षारीय, है ना, एसिडिक होगा कि बेसिक। और दूसरे, अब बताओ परिणामी विलयन की नॉर्मलता क्या होगी, है ना। 2 टाइप के इसमें क्वेश्चन बनाता है ना। तो हमें क्या करना है, फिर हम अम्ल की मिली तुल्यांक निकाल लें, क्षार की मिली तुल्यांक निकाल लें। तो बच्चों जिसके मिली तुल्यांक ज्यादा आएंगे तो विलयन की प्रकृति मालूम हो जाएगी, विलयन उसी प्रकृति का होगा। हो सकता है 2 अम्ल मिलाएं और एक क्षार का ऐसा विलयन मिला दे कि दोनों अम्लों पर भारी पड़ जाए, क्षार की मिली तुल्यांक ज्यादा आ जाए, तो विलयन हमारा क्या हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, है ना। हो सकता है कि हम 2 क्षार मिलाएं और एक अम्ल ऐसा मिला दें कि विलयन के अम्ल की मिली तुल्यांक ज्यादा हो जाए, तो 2 विलयन क्षार का मिलाने के बावजूद विलयन हमारा कैसा होगा, एसिडिक हो जाएगा, है ना। अच्छा एक कंडीशन और भी हो सकती है, हो सकता है अम्ल की मिली तुल्यांक क्षार की मिली तुल्यांक दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, है ना। तो विलयन हमारा क्या हो जाएगा, एसिड न्यूट्रलाइज द बेस, यानी विलयन हमारा उदासीन हो जाएगा। तो विलयन की प्रकृति 3 प्रकार होगी, या तो विलयन एसिडिक हो जाएगा, या विलयन बेसिक हो जाएगा, या तो विलयन न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। अब देखिए आप कि कैसे इस पर सवाल आता है और कैसे निकाल, बहुत इजी है बच्चों, बस थोड़ा सा दिमाग कंसंट्रेशन बनाए रखिए, सब आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। देखिएगा अब मैं इस पर सवाल दे रहा हूं आपको। क्वेश्चन है N/10 HCl के 500 ml, N/5 H2SO4 के 200 मिली, N/100 नाइट्रिक अम्ल के 800 मिली आपस में मिला दिए गए, परिणामी विलयन की नॉर्मलता बताओ। देखा जैसा मैंने कहा था, अभी सारे के सारे विलयन एसिड हैं, तो विलयन तो पहली बात प्रकृति तो एसिडिक हुई होगी, है ना। अच्छा यहाँ देखो बच्चों, यहाँ 3 अम्ल मिलाए गए, ये रहा N1, ये रहा V1, ये रहा N2, ये रहा V2, ये रहा N3, ये रहा V3, है ना। नॉर्मलता और आयतन ही तो लेना है ना। तो अच्छा बताओ बच्चों क्या हो जाएगा, हम सब फार्मूला क्या जाना, N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3, 3 ही अम्ल है, बराबर क्या हो गया, NaOH। बताओ बच्चों यहाँ N इंटू V, ये पहला अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके 500 ml, यानी N1 बराबर 1/10, क्यों, N/10 का मतलब 1/10, है ना। तो बताइए HCl का क्या हो गया, 1/10 इंटू V1 कितना मिलाया है, 500। देखते जाओ बच्चों, N1V1 ये रख दिया, N2V2 दूसरा अम्ल कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका 200 ml, तो बताओ प्लस 1/5 का 200 ml मिलाया। तीसरा क्या मिलाया बच्चों, ये देखो 1/100 का 800 मिली मिलाया, राइट, यानी 1/100 इंटू 800 बराबर NaOH इंटू, ध्यान देना बच्चों Vx आ गया टोटल, देखिए कैसे Vx अपने आप दिखाई दे रहा है। Vx परिणामी विलयन का आयतन क्या हो गया, ये देखिए 500 मिली मिलाया, 200 मिली मिलाया, बढ़ता जा रहा है ना, उसी में तो मिला रहे हैं, 500 मिली मिलाया, 200 मिली मिलाया, 800 मिली मिलाया, देख रहे हैं 8 2 10 और 5 1500 ml हो गया टोटल आयतन, हो गया कि नहीं मिलाने से, सबको समझ में आ रही बात। ये देखिए 500 मिली, 200 मिली, 800 मिली,
ये तो जिस बर्तन में लाएंगे आपको वॉल्यूम बढ़ता दिखाई देगा। तो बताइए Vx की जगह हम क्या रख दें बच्चों, 1500। देखा टोटल आते में बढ़ के कितना हो गया है, 1500 हो गया। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। 500, 200, 800, 1500 हो गया। 8 5 13 2 15। अब यहाँ देखिए 10 से काट दीजिए, ये देखिए 50 आ गया 5 और ये 40 आ गया, 40 पंजे 200, 100 अट्ठे 800। ये देखिए जोड़ दीजिए 50 40 90 और 8 98, 98 बराबर NX इंटू 1500। तो NX बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 98/1500। यही परिणामी विलयन की हमारी क्या हो गई, नॉर्मलता हो गई है ना। तो बताइए बच्चों समझ में आया, चाहे तो इसको काट के छोटा कर दीजिए, अदरवाइज ये देखिए सवाल सॉल्व हो गया है ना। तो बच्चों इस पर हम और प्रैक्टिस कराएंगे मिश्रित विलयन की नॉर्मलता। अभी तो आपने केवल एक ही टाइप का विलयन था, आपने पता कर लिया एसिड है कि बेस है, और लेकिन अभी जब इसमें हम क्षार भी मिला देंगे तो विलयन की प्रकृति कैसी हो जाएगी, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, या क्या हो जाएगा, फिर हम चर्चा करेंगे मिश्रित विलयन की जो है नॉर्मलता से। इसके आगे मोलैलिटी पे हम बात करेंगे। वेट एंड वॉच देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और चैनल को जितना भी प्रसारित कर सके आप लोग प्रसारित करने में हेल्प करें। और धन्यवाद। शुभ रात्रि बच्चों।